रीबर्थ ऑफ माई क्यूट वाइफी। एपिसोड 1। यह आकांक्षा की कहानी है जिसे अक्षय नाम के एक क्रूर और अरोगेंट बिजनेस टाइकून अक्षय ने किडनैप कर लिया था। आकांक्षा एक सुपर जीनियस लड़की थी और वो एक फेमस और सीक्रेट हैकर थी। उसका आईक्यू बहुत अधिक था। आकांक्षा बहुत स्मार्ट, शक्तिशाली और बुद्धिमान थी, मगर वो एक इंसान नहीं थी, वो आधी इंसान थी। अपनी डेथ में बाद आकांक्षा को पुनर्जन्म मिला और 7 साल पीछे वापस आ गई ताकि अपनी और लाइफ की सच्चाई को जान सके। लेकिन पुनर्जन्म के बाद भी अक्षय ने उसको किडनैप कर लिया। आकांक्षा बहुत शक्तिशाली और होशियार थी, लेकिन अक्षय जो एक आम इंसान नहीं था, वो आकांक्षा से भी काफी ज्यादा शातिर और स्मार्ट था। अक्षय ने आकांक्षा को इसीलिए किडनैप किया क्योंकि आकांक्षा अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक लुटेरों की गैंग जिसका नाम बल लैम्बके था उसके लिए काम कर रही थी। उसने 18-19 साल की उम्र में 3 सबसे बड़ी डकैतियां की थी। लेकिन जब वह अक्षय ओबरॉय के मेंशन में उसका बेशकीमती और खानदानी हीरा आरोही डायमंड को चुरा रही थी, तब अक्षय ने उसे पहचान लिया था कि इस लड़की के साथ ड्रग के नशे के चलते उसने वन नाइट स्टैंड किया था। महत्वपूर्ण नोट: आकांक्षा का जीवन रहस्यमय है। उसका जन्म और मृत्यु का कारण भी एक रहस्य है। ये कहानी है असामान्य। यहाँ आपको दानव, भूत, चुड़ैलों, जल परियों, पिशाच, आकांक्षा के इस पुनर्जन्म में आपको देखने को मिलेंगे। टाइम ट्रैवल, बटरफ्लाई इफेक्ट इत्यादि शुरुआत में शायद आपको काफी उलझा के रखेंगे। ये एक मिस्टीरियस और अबनॉर्मल कहानी है जिसकी 3 स्टेजेस या यूं कह लो सिजनस होंगे। फर्स्ट स्टेज में नॉर्मलिटी और अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, दूसरी स्टेज में अबनॉर्मलिटी होगी, तीसरी में नॉर्मलिटी होगी और यहाँ होगा कहानी का अंत। ये एक रोमांटिक कहानी भी है। तारांकन 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 तारांकन। इंट्रोडक्शन अंडरस्कोर। ये कहानी है इंडिया की सबसे जाने-माने खानदान मल्होत्रा खानदान की वारिस आकांक्षा मल्होत्रा की, जिसे उसके माँ बाप के डिवोर्स के बाद खानदान से निकाला जा चुका है। उसको उसके मॉम डैड ने इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि इसे इसके पीछे का राज आकांक्षा के जन्म से जुड़ा हुआ है। नाम: आकांक्षा मल्होत्रा। रंग: व्हाइट मगर हल्का पीला। हाइट: 5.7 इंच। आंखों का रंग: ब्लैक, जो ना जाने कितने रहस्य अपने अंदर समाये बैठी है। कोष्टक: बालों का रंग: गहरे काले बाल जो कमर को चूमते हैं। पर्सनैलिटी: काइंड और स्मार्ट और पावरफुल और इंटेलिजेंट और ब्रोकन क्वीन। फिजिकल पावर्स: ब्लैक बेल्ट इन कराटे, चैंपियन इन रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स, शिवॉट तलवार। शार्प शूटर, बाइक राइडर, गुड फाइटर, असैसिन की तरह खतरनाक इत्यादि। मेंटली पावर: IQ लेवल 169, सीक्रेट हैकर, ए गेमर इत्यादि। करियर: डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी बनना चाहती है। हर नेम इन साइबर वर्ल्ड: ब्लैक स्पैरो काली चिड़िया। हर नेम इन अंडरवर्ल्ड: ब्लैक स्पैरो काली चिड़िया। उम्र: 19 साल। दूसरी तरफ है अक्षय ओबरॉय, यंग एंड रिच बिजनेस टाइकून। इनके सामने तो खुद अंडरवर्ल्ड के माफियाज और गैंगस्टर्स घुटने टेक देते हैं। ये अंडरवर्ल्ड में ब्लैक ईगल नाम से जाने हैं। इनका खौफ माफियाज और क्रिमिनल्स के बीच इस कदर फैला हुआ है कि कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। इनकी पर्सनैलिटी और इनका कोड ऑरा ऐसा है कि कोई भी खुद को इन्हें ग्रीड करने से रोक ना पाए। नाम: अक्षय ओबरॉय। हाइट: 6.5 इंच। रंग: गोरा मगर हल्का सवाला। आंखों का रंग ब्लैक। तीखी आंखें इतनी सुंदर है जैसे AK-47 से किसी भी लड़की के दिलों पर गोलियां चला दे। नशे से भरी ये आंखें किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकती है, मगर इन आंखों में एक अलग सा ही खालीपन है। समुंदर की तरह गहरी मगर काली आंखें समुंदर की तरह ही ना जाने कितने रहस्य अपने अंदर समाये बैठी हुई है। बालों का रंग भी ब्लैक है, जिन्हें कोई भी लड़की एक बार सहलाने और किस करने से खुद को रोक ना पाए। पर्सनैलिटी: इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी खुद को इनके सामने झुककर सलाम करने से रोक नहीं पाता है। दुश्मन और अंडरवर्ल्ड के डॉन भी इनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। एक से बढ़कर एक मार्शल आर्टिस्ट, शार्प शूटिंग इत्यादि में माहिर है। करियर: दुनिया का सबसे यंग एंड रिच बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ एक ब्रेन सर्जन और साइंटिस्ट भी है। कैसे होगी इनकी मुलाकात? क्या अक्षय आकांक्षा को माफ करेगा? अंडरस्कोर: नहीं प्लीज मुझे मत मारो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसी दर्दनाक मौत मिल रही है? मैं अभी मरना नहीं चाहती, मत मारो मुझे, कहते हुए आकांक्षा फुट फुट कर रोने लगी। तभी आकांक्षा रोते हुए अपनी आंखें खोलकर देखती है।
उसने पाया कि कई सारे डॉक्टर्स ग्रीन रंग के कपड़े और मास्क पहने उसके सामने खड़े हैं। वो सभी काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर ये लड़की कोमा से बाहर कैसे आ गई। आकांक्षा ये देखकर जल्दी से बेड से उठ जाती है और अपने हाथ पैर को खुद से सिकोड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी एक डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, नर्स जल्दी से इंजेक्शन लाओ। वो नर्स जल्दी से इंजेक्शन लाती है और डॉक्टर के हाथ में दे देती है। आकांक्षा ने जब ये देखा कि कोई गुंडा अपने हाथ में गन लिए उसकी ओर बढ़ रहा था तो वो लगभग चीखते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे शूट मत करना प्लीज। और आकांक्षा वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर डॉक्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और वो इंजेक्शन उसके हाथ में इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देते हैं। वो सभी डॉक्टर्स और नर्स बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर खड़े एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी पर्सनैलिटी सबसे अलग और हटकी थी, वो एक डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी पोती कैसी है? वो डॉक्टर हैरान होकर कहता है, काफी आश्चर्य की बात है मिस्टर अधिराज मल्होत्रा, जिस लड़की के कोमा से बाहर आने के चांसेस 2 साल बाद से ज्यादा तक के थे, वो उस एक्सीडेंट के ठीक 2 महीने बाद यानी कि आज कोमा से बाहर आ गई। डॉक्टर की बात सुन अधिराज ने आंखों में खुशी के आंसू लेते हुए कहा, क्या क्या सच में मेरी पोती कोमा से बाहर आ गई? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मिस्टर अधिराज मल्होत्रा, आपकी पोती अब बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ी बेहोश है। उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है। आप कल सुबह उससे मिल सकते हैं। अधिराज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी विजय वहां आ जाता है। उसे वहां देखकर अधिराज की आंखें आपस में सिकुड़ जाती है, मगर विजय उन्हें इग्नोर करता है और दूसरे कमरे में जाने लगता है। वो वहां जा ही रहा था कि तभी अधिराज ने विजय को आवाज देते हुए कहा, तुम्हारी बेटी अब कोमा से बाहर आ चुकी है, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे? विजय को रूम का डोर खोल अंदर जाने ही वाला था, वो अधिराज की बात सुन बीच में ही रुक जाता है। कुछ सेकंड बाद वो पीछे पलटता है और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अधिराज से कहता है, डैड वो मेरी बेटी नहीं है, मेरे लिए आकांक्षा मर चुकी है। अब उसे होश आ गया है और बेहतर होगा कि आप उसे इस घर से निकालकर वापस हॉस्टल में डाल दे। अपने बेटे विजय की ऐसी बातें सुनकर अधिराज गुस्से में विजय से कहता है, यू बास्टर्ड, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अपना खून है और वो भी जायज, और तुम हो कि अपने ही बच्चों से मुंह फेर रहे हो। अपने डैड के मुंह से ये सुन विजय अपने होठों पे एक तिरछी स्माइल लाकर कहने लगा, डैड ये मत भूलो कि हमारी शादी किन हालातों में हुई थी और हमने आकांक्षा को पैदा भी कैसे किया था। मेरा और उसका रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब उसकी माँ अपने लवर के साथ भाग गई थी। अरे एक तो मैं खुद अपने बचपन की दोस्त नताशा से शादी करने वाला था, मगर आपने जबरदस्ती उस नागिन को मेरे गले में डाल दिया। अगर उसे मुझे छोड़कर जाना ही था तो वो इसे भी अपने साथ ले जाती ना, आखिर क्यों छोड़कर गई इस बला को यहाँ, जो आए दिन मेरे और मेरे परिवार के बीच मुसीबत खड़ी करती रहती है। अपनी पोती के लिए अपने बेटे से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर अधिराज का दिल धक से रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा एक ऐसी लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया है जिसके कारण उसने अपने बीवी और बच्चों को भी खो दिया है। अधिराज इससे पहले कि उसे आगे कुछ कह पाता, विजय जल्दी से उस रूम में चला जाता है जहां उसकी दूसरी बीवी नताशा एडमिट थी। नताशा जिसने उन दोनों बाप बेटे के बीच की सारी बातों को सुन लिया था। वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन विजय के अंदर आते ही वो अपना भोला सा चेहरा बना लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो काफी ज्यादा दर्द में है। विजय नताशा के पास आता है और उसका एक हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहता है, जान आर यू ओके? नताशा हाँ में अपनी पलकें झपकाकर दर्द भरी आवाज के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ डार्लिंग, ये बस छोटा सा एक एक्सीडेंट था, मैं सीढ़ियों पर से गलती से फिसल गई थी, आई एम सॉरी। अपनी बीवी को दर्द में देख विजय बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगा, पागल अपना ध्यान रखा करो, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अपने पति की बात सुन नताशा आकांक्षा का जिक्र करते हुए कहने लगी, डार्लिंग आकांक्षा अब किसी कैसी है, तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। आकांक्षा का नाम सुनते ही विजय को गुस्सा आ जाता है और वो नताशा को डांट लगाते हुए कहता है, तुम उसके बारे में एक और भी अच्छा शब्द नहीं कहोगी, मेरे लिए अब वो मर चुकी है। तू माँ काफी ज्यादा काइंड हो जो एक माँ की तरह उसकी फिक्र करती हो, मगर ये मत भूलो कि उसने तुम्हारे और आरती के साथ क्या किया था। वो बिल्कुल अपनी माँ और गई है, अब से उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। अरे मगर वो एक बच्ची है। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती, विजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बस अब अगर तुमने उसका जिक्र भी मेरे सामने किया ना तो ये ठीक नहीं होगा। कहते हुए विजय उठता है और बाहर जाते हुए नताशा से कहता है,
तुम इतने रेस्ट करो, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है। अपनी बात खत्म करने के बाद विजय बिना एक पल भी गवाया वहां से तुरंत बाहर चला जाता है। जाते हुए विजय एक नज़र आकांक्षा के रूम की ओर देखता है और फिर अपनी नज़रें दूसरी ओर फेरकर लिफ्ट से नीचे की ओर आ जाता है। उधर नताशा अपनी जहरीली मुस्कान अपने होठों के लिए खुद से कहने लगी, बेवकूफ़, इतने साल हो गए हैं अभी तक मुझे नहीं जान पाया। शाम का वक्त था और आकांक्षा को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। आकांक्षा अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। वो खड़ी होती है और खुद को देखती है तो वो दंग रह जाती है। मैं जिंदा हूँ, मगर मैं तो मर चुकी रही ना, खुद से कहती हुई आकांक्षा एक नज़र अपने सामने लगे आईने में खुद को जाकर के देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। ये नामुमकिन है। मैं इतनी छोटी और यंग दिखाई दे रही हूँ। मैं ऐसी तब दिखाई देती थी जब मैं 18-19 साल की थी। क्या मैं सपने में हूँ? अरे कोई मुझे जगाओ, आकांक्षा खुद से कहती हुई अपने आप को चुटी काटती है और अगले की पल चीख उठती है। मुझे दर्द हुआ, मतलब ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैं टाइम ट्रैवल करके काफ़ी वक्त पीछे आ गई हूँ। वो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोलते बोलते आकांक्षा की आंखें खुशी से भर गई। वो जल्दी से रूम से बाहर जाती है और अपने पास की जगह देखकर उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। ये वो जगह थी जिसे आकांक्षा बिल्कुल भी देखना बर्दाश्त तक भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि उसका ही घर है जिसमें उसकी अच्छी और बुरी यादें रहा करती थी। वो विला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आकांक्षा जल्दी से नीचे हॉल में आती है और अपने सामने खड़े एक बूढ़े आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। वो उसके दादा अधिराज मल्होत्रा थे। आकांक्षा की आंखें उन्हें देखकर नम हो जाती है। दादू जिंदा है, खुद से कहते हुए वो एक पल की देरी किए बिना अधिराज के सीने से जा लगती है और फुट फुट कर रोने लगती है। वो राते हुए कह रही थी, दादू मैंने आपको सच में बहुत मिस किया। अपनी पोती को पहली बार इतना इमोशनल देख अधिराज का दिल पिघल जाता है और वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगते हैं, उठ गई तुम एक लंबी नींद के बाद उठी हो, और मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है। अपने दादू की बात सुन आकांक्षा रोते हुए कहती है, हाँ दादू, हमने सपने में एक चुड़ैल को देखा था जिसने मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया और फिर मार दिया। वो राक्षस चुड़ैल मुझे घसीटते हुए मुझे आपसे दूर ले जा रही थी। कहते हुए आकांक्षा एक तिरछी नज़र अपने सामने खड़ी नताशा की ओर देखती है। नताशा, जिसने आकांक्षा की बातों और उसके इशारे को सुन और भाप लिया था, वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आकांक्षा को घूरने लगी, मगर आकांक्षा की आंखों में डर का नामो निशान भी नहीं था। अगर नताशा का बस चलता तो वो इस वक्त आकांक्षा के गाल पर कसके 2 थप्पड़ लगा देती, मगर इस वक्त अधिराज मल्होत्रा यहाँ थे तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? उस कार एक्सीडेंट के कारण तुम पूरे 2 महीने बाद कोमा से बाहर आए हो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें फिर से जागता हुआ देखकर, नताशा ने अच्छी माँ होने का नाटक करते हुए कहा। मगर आकांक्षा भी कहाँ कम थी। उसने भी उसकी इस विश को एक्सेप्ट किया और एक स्माइल के साथ नताशा से कहने लगी, थैंक यू मिसेज मल्होत्रा, मैं अब सच में जाग गई हूँ। उसने सीधा उसके मुंह पे मिसेज मल्होत्रा कहा था, जिसे सुनकर वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान था। मगर ये बात सिर्फ आकांक्षा की जानती थी कि उसकी आंखें अब सच में खुल चुकी है और वो अब अपने आप को और बुली बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। अधिराज को थोड़ी हैरानी हुई मगर वो कुछ भी नहीं बोले। तभी आकांक्षा अधिराज से अलग होते हुए बोली, दादाजी, हमें हॉस्टल जाना है। हम अब और यहाँ नहीं रुक सकते वरना पापा नाराज हो जाएंगे। आकांक्षा की छोड़कर जाने वाली बात सुनकर अधिराज थोड़ा गुस्से से बोले, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो। अब जाओ जाकर के आराम करो, और हाँ, उस बास्टर्ड की चिंता मत करना, तुम अगले कुछ दिनों तक यहीं रहकर आराम करने वाली हो। आकांक्षा का वहाँ रुकने का 0.1% भी मन नहीं था, मगर अपने दादाजी की बात सुनकर वो कुछ दिन यहाँ आराम करने का मन बना लेती है। नताशा तो ये सुनकर ही आग बाबूला हो गई थी कि आकांक्षा यहाँ रुकने वाली है। आकांक्षा ने अपने मन में कहा, दादा की का सैवेज पॉइंट ही अलग है। मिस्टर मल्होत्रा को भी रोस्ट कर देते हैं। बस इन्हें मुझे लेकर पिछली बार की तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। खुद से कहते हुए आकांक्षा ने अपने सामने रखी गणपति बापा की मूर्ति को देखा और उन्हें थैंक्स कहते हुए मन में कहा, थैंक्स बापा, मुझे एक और बार इस जिंदगी को फिर से जीने का मौका देने के लिए। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी गलतियाँ कभी भी नहीं करूँगी और खुद को सुधारूंगी। कहते हुए वो एक डेविल स्माइल अपने सामने खड़ी नताशा को देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है।
रूम में जाने के बाद वो बीती बातों को याद करने लगती है और रूम के इधर उधर चक्कर काटने लगती है। इस वक्त उसका दिमाग किसी मेट्रो ट्रेन की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा था। वो अपनी चीन को अपने हाथ की उंगलियों से पकड़कर याद करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ, याद आया, आज से 7 साल पहले उस रॉबरी के दौरान मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के कारण मैं पूरे 2 साल तक कोमा में रही थी। मगर अभी उस चुड़ैल ने मुझे बताया कि मैं 2 महीने के बाद कोमा से बाहर आई हूँ। मगर आखिर कैसे? इसका मतलब मैं पूरे 7 साल पीछे आ गई हूँ। खुद से बोलते हुए आकांक्षा की आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल वो सोफे पर चढ़ गई और खुशी के मारे एक्साइटमेंट में उछलते हुए कहने लगी, अरे वाह, मैं 7 साल पीछे आ गई हूँ और मैं इस वक्त 19 साल की हूँ और फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अभी अभी रिबर्थ हुआ है, वरना ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही पॉसिबल होता है। वो खुशी से अपने पुनर्जन्म का जश्न बना ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है और एक मैड उसे सोफे पे चढ़ के नाचती हुई देख लेती है। उस मैड को लगा कि ये लड़की कोमा से बाहर आने के बाद मेड हो गई है, जो ऐसे अकेली ही नाच रही है और आपस में बातें कर रही है। तभी आकांक्षा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उस मैड को देखा तो वो थोड़ा एम्बस फील करने लगी। आकांक्षा ने अपने सर के पीछे हाथ ले जाते हुए थोड़ा एम्बस होते हुए पूछा, आप यहाँ? उस मैड ने कुछ कपड़ों को जो कि आकांक्षा के ही थे उन्हें आकांक्षा की अलमारी में रख दिया और वहां से चली गई। आकांक्षा ने एक गहरी सांस ली और बाथरूम में शावर लेने चली गई। दूसरी ओर मुंबई शहर और सेम टाइम में ब्लैक 3 पीस सूट में एक यंग लड़का अपनी मास्टर चेयर पर बैठा हुआ अपनी चेयर को हल्का आगे पीछे मूव कर रहा था। उसका एक हाथ उसकी आंखों और माथे को कवर कर रहा था। उसकी चेयर के आर बार ब्लैक कलर का ग्रेट डैन डॉग चक्कर काट रहा था और किसी भूख से बेहाल शेर की तरह गुर्रा रहा था। तभी कोई उस रूम के डोर पर नॉक करता है। वो लड़का अपने होठों को हल्का सा खोल अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, कम इन। उस लड़के की परमिशन मिलने के बाद एक लंबा चौड़ा लड़का डरते हुए उस रूम में आता है। वो लड़का डरते हुए सामने वाले लड़के से कहता है, बॉस, वो लड़की हमें नहीं मिल पा रही है। हमारी टीम ने उसे बहुत ढूंढा मगर हमें वो कहीं भी नहीं मिल पाई। उस लड़के ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी वो चेयर मूव होना बंद हो जाता है। मास्टर चेयर पे बैठे उस लड़के से एक डेंजरस वाब का रही थी। उसका ऑरा और उसकी प्रेजेंटेशन ही किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। वो लड़का जो मास्टर चेयर पे बैठा हुआ था वो अपनी आंखों और माथे पे मौजूद अपने एक हाथ की उंगलियां ओपन करके अपनी एक आंख खोलकर उस लड़के की और अपनी बर्फीली आंखों से देखता है। वो लंबा चौड़ा लड़का अपने बॉस की कोल्ड आए अपने ऊपर पाकर डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है। उसे इतना खतरनाक तो वो बड़ा और जंगली कुत्ता भी नहीं लग रहा था जितना कि उसका बॉस इस वक्त लग रहा था। तभी मास्टर चेयर पे बैठा वो लड़का अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए है। उसे शहर से बाहर ढूंढो या शहर के अंदर, मुझे वो अगले 2 दिन में वो लड़की मेरे सामने चाहिए है। जी बॉस। सामने खड़ा वो लड़का डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो लड़का रोते हुए एक रूम में आ जाता है जहां उसके निकम्मे दोस्त पहले से ही मौजूद थे। जब उन सभी ने सुमीत को रोते हुए अंदर आते हुए देखा तो उन्हें काफी ज्यादा चिंता होने लगी। तभी समीर ने कहा, क्या हुआ भाई? बॉस ने आज फिर से डांट लगा दी क्या? सुमीत ने अपनी आईब्रोज को आपस में मिलाते हुए कहा, बकवास। ये सब उस मास्क वाली लड़की की वजह से हुआ है। वो एक सोए हुए दैत्य को जगाकर भाग गई और जाते हुए हम सबका जीना हराम करके चली गई। यशिका ने कहा, हाँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम आखिर रो क्यों रहे हो? सुमीत ने कहा, वो इतना भयानक है कि अगर मैं थोड़ी देर और वहां रुकता तो शायद अपनी मौत को न्योता देकर ऊपर चला गया होता। करण ने कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा बॉस कितना बड़ा राक्षस है, मगर हमें उस कमबख्त लड़की को ढूंढना है जो बॉस का खानदानी हीरा लेकर के भाग गई। समीर ने आहें भरते हुए कहा, हाँ, वो मास्क गर्ल दिखने में बिल्कुल एक बनी गर्ल की तरह है। हमने उसे 2 महीने से कहाँ नहीं ढूंढा मगर वो रैबिट मिलती ही नहीं। पता भी है, जब से मैंने उसके मास्क वाले पोस्टर को देखा है तब से मैं अपना दिल उस और हार बैठा हूँ। समीर की बात सुनने के बाद सुमीत की आंखें कठोर हो गई और वो कहने लगा, बेवकूफ़ी मत भूलो कि जिस पे तुमने अपना दिल हरा है उसके दिल के साथ मुसाक तुम्हारे भी दिल वो काटकर वो खुखार लड़का अपने डार्क हाउस के जानवरों को खिला देगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो और उस लड़की को पकड़ने में ध्यान दो। समीर अपने बड़े भाई की बात सुनकर डर के मारे शांत हो गया।
भले ही वो उस मिस्टीरियस लड़की को कितना भी पसंद क्यों ना करने लगा था, मगर वो इस बात को इनकार नहीं कर सकता था कि उसकी दुश्मनी इस बार उसके बॉस के साथ हुई है। और उसका बॉस तो था ही इतना क्रूर कि वो अपने दुश्मनों को तड़पाकर मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता था कि उस लड़के का दुश्मन कोई मर्द था या फिर कोई औरत। दूसरी ओर उस कमरे में वो लड़का स्ट्रेट खड़ा होकर और अपनी पेंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालकर एकटक उस मास्क वाली बनी गर्ल की फोटो को निहार रहा था। तभी उस लड़के के पतले मगर ठंडे होंठ खुले और वो अपनी कोल्ड आवाज में उस लड़की की फोटो को अपनी कोल्ड और खाली नजरों से निहारता हुआ बोला, अभी भी बचकर भाग रही हो? इतना टाइम हो गया है तुम्हारी बॉडी फ्रेंड ग्रेस को दोबारा से फील किए हुए। तुम इस बार मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मेरे सिवाय तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उस लड़के ने अपने शूट और टाई को ठीक से एडजस्ट किया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में आकांक्षा हॉट बाथटब में बैठ गई। गुलाब की पंखुड़ियां उस हॉट बाथटब के पानी के ऊपर तैर रही थी, जिनको आकांक्षा ने ही गार्डन से तोड़कर बाथटब में डाला था। उसे एक अलग ही सुकून उस गर्म पानी में मिल रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और अपने सर को बाथटब के कोने से सटा रखा था। धिक्कार है, मुझे उस पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। आखिर मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन सकती हूँ? आखिर वो डायमंड उस धोखेबाज को कैसे दे सकती हूँ जिसने आज से 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट करवा दिया था? खुद से कहते हुए गुस्से में आकांक्षा ने अपनी आंखें खोली। उसने आगे कहा, वो शायद अभी भी मुझे ढूंढ रहा होगा। पिछली जिंदगी में तो मैं 2 साल तक कोमा में पड़ी रही, इसलिए उस लड़के को मैं नहीं मिल पाई। मगर अब मुझे जल्दी होश आ गया है, तो वो 2 साल का टाइम न लगाकर अभी ही ढूंढ लेगा। क्या मुझे उस शैतान से दूर भागना चाहिए? ये सब कहने के बाद उसके मासूम चेहरे पे थकान साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन उसे इस नर्क से निकलकर दूसरे नर्क यानी कि अपने कॉलेज और हॉस्टल में वापस जाना था। वो नहा धोकर के रेडी हुई और अपने कपड़े पहनकर आईने के सामने अपने बालों को हेयर ड्राई की मदद से सुखाने लगी। बाल सुखाते टाइम उसके होठों पे एक स्माइल थी। उसने अपने कपड़ों को देखा जो उस और बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। जब वो 26 साल की थी तो उसे उन हत्यारों ने जान से मार डाला था, जिसकी वजह से उस जगह पे एक वर्म होल क्रिएट हुआ और उसका शरीर और उसकी आत्मा एक दूसरी ही दुनिया में खींचे चले आए थे। बाद में उसके शरीर में उसकी आत्मा को दोबारा डाला गया और उसे वापस से अपनी इंसानी दुनिया में भेज दिया गया। वो राक्षस, वो आत्माएं और ज्वालामुखी की तरह तपते हुए उस नर्क का नज़ारा ही बेहद भयानक और दिल को दहला देने वाला था। जब आज आकांक्षा की आंख खुली तो उसने खुद को फिर से जिंदा और समय से 7 साल पीछे पाया था। आकांक्षा रेडी होकर नीचे आ गई। रात काफी ज्यादा हो गई थी और इस वक्त उसकी फैमिली एक साथ बैठकर डिनर किया करते थे। उसकी फैमिली, हाँ, ये शब्द किसी मजाक से कम नहीं था। वो ये हक पहले ही खो चुकी थी और उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी उस फैमिली में जाने की जहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। आकांक्षा डाइनिंग एरिया में आए और सीधा जाकर के डाइनिंग टेबल की एक चेयर पे बैठ गई। बाकी लोग भी वहां आ गए थे। अधिराज जो आकांक्षा को बुलाने वाले थे वो बीच में ही रुक गए थे, क्योंकि उनकी प्यारी पोती ठीक उसके सामने ही बैठी थी। आकांक्षा नहाने के बाद एकदम रिफ्रेश लग रही थी, जैसे कि गार्डन में गुलाब का फूल खिला हो। तभी आरती, जो कि आकांक्षा की सौतेली बहन थी और उससे 2 साल छोटी भी थी, वो गुस्से से आकांक्षा से कहती है, तुम मेरी चेयर पे क्यों बैठी हो? ये मेरी जगह है, समझी? अब जल्दी से यहाँ से उठो और कहीं और बैठो। आकांक्षा को आरती की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो उससे 2 साल छोटी थी, मगर फिर भी वो उसे तो और इतनी बदतमीजी से बुला रही थी। खैर, बेटी किसकी थी? आकांक्षा ने रख नजर अपने चेयर की रो देखा जो कभी उसकी हुआ करती थी, मगर समय ने ऐसा खेल खेला कि न केवल उस चेयर का हक उससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों ने छीन लिया था, बल्कि इस घर में उसकी जगह भी उससे काफी पहले ही छीन ली गई थी। अधिराज ने आरती की बात सुनकर गुस्से में सुए डांकते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो आरती? अपनी बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है? वो अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। तुम्हें अपनी बहन से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अधिराज की डांट सुन आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दादाजी वो चेयर पहले उसकी ही हुआ करती थी। तुम किसी और चेयर पे बैठ जाओ। आखिर तुम्हें डिनर ही तो करना है। अधिराज ने आरती की बात को बीच में काटते हुए ऐसा कहा था। नताशा, जो अपनी आंखों में आग सुलगाए एकटक आकांक्षा को ही देख रहे थी, उसने अपनी प्यारी बेटी आरती को समझाते हुए कहा, बेटा आरती, दादाजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अपनी बड़ी दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम दूसरी चेयर पे बैठ जाओ। आरती के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था।
उसने नफरत से एक नज़र आकांक्षा को देखा जिसके होठों पे एक कुटिल मुस्कान थी, मानो वो उसका मजाक उड़ा रही हो। आरती फिर दूसरी चेयर पे जाकर के बैठ गई। आकांक्षा अपना खाना खा रही थी और साथ ही साथ उन सबकी आंखों को भी पढ़ रही थी। उन सब की आंखों में नफरत थी। अब तक तो विजय और विजय की मां तारा भी वहां आ गए थे। जब उन्होंने आकांक्षा को वहां देखा तो उनकी भी आंखें नफरत से ही सुलग गई। तारा, जो कि आकांक्षा की दादी थी, वो भी आकांक्षा को इस वजह से नहीं पसंद किया करती थी क्योंकि उसे आकांक्षा की माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके लिए बस आकांक्षा एक बोझ थी जिसे उसकी माँ ने उन सब के सर पे छोड़ दिया था। ऐसा उन सभी लोगों को लगता था सिवाय अधिराज के। वो दोनों भी अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए। आकांक्षा ने उन सभी को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उन्हें जानती भी ना हो। विजय ने आकांक्षा से कहा, होश आ गया है ना तुम्हें? अब तुम यहाँ से सीधा अपने हॉस्टल चली जाना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए वहां खामोशी सी छा गई। अधिराज अपनी चेयर पर से उठा और चिल्लाते हुए विजय से कहने लगा, बेवकूफ, कितनी बार कहा है कि उससे ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारी बेटी है। क्या एक ही बार में तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसती नहीं है? विजय ने भी गुस्से में अधिराज को जवाब दिया, वो मेरी बेटी नहीं है डैड। ये बात भी मैंने आपको कितनी बार समझाई है, मगर आपने मेरी कभी सुनी ही नहीं। तभी तारा ने कहा, विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब से इसकी माँ विजय को डिवोर्स देकर के चली गई है तब से आकांक्षा का रिश्ता विजय के साथ खत्म हो चुका है। अब आकांक्षा न ही इसकी बेटी है और न ही विजय इसका बाप। विजय के सिर्फ 2 बच्चे हैं और वो है रितेश और आरती। तारा की बात सुनकर अधिराज ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मगर ये मत भूलो कि उसकी नसों में मल्होत्रा खानदान का खून बह रहा है और वो भी जायज। कहते हुए अधिराज अपनी चेयर से उठा और बिना डिनर किए अपने रूम में चला गया। उसके वहां से जाते ही विजय और तारा भी वहां से बिना खाना खाए अंदर चले गए। अब वहां सिर्फ आकांक्षा, नताशा, रितेश और आरती बचे हुए थे। नताशा ने एक तिरछी स्माइल अपने होठों पे लाते हुए आकांक्षा से कहा, तुम यहाँ रुकी क्यों हो? तुमने अभी देखा नहीं कि यहाँ हर कोई तुमसे नफरत करता है? ओह, शायद तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का काफी ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है। सोचो, अगर तुम्हारे दादा को जब ये पता चलेगा कि तुम उस पार्टी में किसी गैर मर्द के साथ सोई तो और तुम अपनी वर्जिनिटी को भी लॉस कर चुकी हो तब तुम्हारा क्या हाल होगा पता है? आकांक्षा ने जब नताशा के इस ताने को सुना तो उसकी झुकी हुई पलकें ऊपर की ओर उठती है। वो काफी कोल्ड थी। एक पल के लिए उसकी कोल्ड आइज देखकर सामने बैठी नताशा भी डर जाती है, मगर आकांक्षा के ऐसे रिएक्शन को देखकर वो समझ गई थी कि उसने आकांक्षा को गुस्सा करने के लिए मजबूर कर दिया है। नताशा चुप नहीं हुई बल्कि वो आकांक्षा मुँह आगे भी भला बुरा कहने लगी, तुम लड़की, तुम्हें क्या लगता है ये सब जानने के बाद ससुर जी तुम्हें इस घर में रखेंगे? उसकी बात सुनकर आरती भी आकांक्षा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ, अगर मैं संकी की जगह होती तो अब तब इस घर और देश को क्या, मैं तो खुद को ही मारकर इस धरती से चली जाती। आकांक्षा ने अपनी आईब्रोज को आपस में सिकुड़ा और अपने होठों को तिरछा करते हुए कहा, ओह रियली, तुम खुद को मार लेती। खैर, ये तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था जब तुमने मेरी ड्रिंक में उस ड्रग को मिलाया था। उसकी बात सुनकर आरती और नताशा के चेहरे पे शिकन छा गई, मानो उन्हें किसी राज के खुलने का डर लग रहा हो। लेकिन अगले ही पल नताशा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए उठी और डाइनिंग टेबल पे पंच मारते हुए गुस्से से कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? तुम खुद किसी गैर मर्द के साथ सो कर आए हो और इल्जाम हम पे लगा रही हो। सच में कितनी गिरी हुई लड़की को तुम। तभी आकांक्षा चेयर से उठती है और अपने हाथ टिश्यू पेपर से पोंछते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, वो तो तुम खुद से क्यों नहीं पूछ लेती कि इस दुनिया में कौन सबसे ज्यादा गिरा हुआ है? तुम। नताशा अपने दांत पीसते हुए आकांक्षा से कहती है, मगर आकांक्षा तब तक वहां से जा चुकी थी। रूम में पहुंचने के बाद आकांक्षा दरवाजा बंद करके रोने लग जाती है और खुद को कोसते हुए कहती है, आखिर क्यों गए थे हम उस बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने? आखिर क्या जरूरत थी हमें वहां जाने की? क्यों मिले हम उस लड़के से जिसने हमें इतने सालों तक कैद करके रखा और हमारी आज़ादी को हमसे छीन लिया? नताशा और आरती, इस जन्म में मैंने भी अगर तुम लोगों को खून के आंसू नहीं रुलाए ना तो मेरा नाम भी आकांक्षा नहीं। कहते हुए वो उठती है और सामान पैक करने लग जाती है। उसे यहाँ रहने मात्र ही से घुटन हो रही थी। उसे घिन आ रही थी ऐसी जगह पर रहने से। यहाँ उसका अपना कोई नहीं था, बल्कि जो अपने थे वो भी उसके दुश्मन बने हुए बैठे थे। आकांक्षा को रह रहकर उस रात की बात याद आ रही थी जब उसका रेप किया गया था। भले ही वो उस आदमी को जानती थी, मगर वो उस आदमी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये वही आदमी था जिसके घर से उसने वो डायमंड चुराया था।
वो लड़का दिखने में साक्षात कामदेव का अवतार था, मगर जितना अच्छा वो दिखता था उससे कई गुना ज्यादा वो क्रूर, अत्यारी और बेरहम भी था। एक किस्म से नर्क का देवता था वो। आकांक्षा वहां से आधी रात को ही निकलना चाहती थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और पीछे के रास्ते से बाहर की ओर निकल गई। यहाँ कोई आता जाता नहीं था। उसे हॉस्टल जाने के लिए एक लंबा सफर तय करना था और उसके पास एक भी रुपया इस वक्त नहीं था, तो वो अपनी पुरानी दोस्त के यहाँ चली गई। उसने उससे टिकट और खाने के कुछ पैसे उधार लिए और थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वो ट्रेन पकड़कर सीधा हॉस्टल के लिए निकल गई। अगली सुबह डी इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक कॉलेज में आकांक्षा एक तक पूरी क्लास को निहारे जा रही थी। वैसे तो यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि उसके सारे दोस्त 12वीं पास करके दूर दूर के कॉलेजेस में चले गए थे। वो जिस कॉलेज में अभी पढ़ रही थी वो देश के नंबर 1 कॉलेजेस में आता था, क्योंकि यहाँ अमीरों के बच्चों के साथ साथ खुद के दम पर स्कॉलरशिप या फिर किसी नए खास टैलेंट के जरिए इस कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई किया करते थे। आकांक्षा के अंदर भी काफ़ी सारे टैलेंट्स थे, जैसे वो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। भले ही वो 7 साल पीछे आ गई हो, मगर वो इस वक्त भी एक बहुत बड़ी सीक्रेट हैकर और रॉबर थी। आकांक्षा पहले कोई रॉबर नहीं हुआ करती थी, मगर उसे बना दिया गया था। एक मजबूरी के चलते उसने अब तक वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी चोरियां की थी, और वो भी इतनी कम एज में। आकांक्षा जल्दी से होश में वापस आए और अपनी सीट पे जाकर के बैठ गई। वो अपनी पिछली लाइफ में 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से इस पल को ठीक से जी नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो अपनी इस क्लास के बच्चों से पीछे रह गई थी। भले ही वो 2 क्लास पीछे थी, मगर उसका दिमाग वक्त के साथ साथ तेज दौड़ता था। उसका IQ काफ़ी ज़्यादा हाई था। तभी आकांक्षा की नज़र सामने खड़ी एक लड़की पे पड़ती है, जो एक लड़की का हाथ पकड़े और हंसते हुए बातें करते क्लास में आ रही थी। जब उस लड़की की नज़र आकांक्षा पर पड़ी तो वो उसकी आंखें जैसे हैरानी और खुशी के मारे भर हो गई थी। उसने उस लड़की का हाथ छोड़ा और भागते हुए सीधा आकांक्षा के गले लग गई। उस लड़की ने रोते हुए कहा, आकांक्षा कहाँ थी तू इतने दिनों से? आई मिस यू सो मच। आकांक्षा ने भी उसे टाइटली हग कर लिया और रोते हुए कहने लगी, प्रिया आई ऑल्सो मिस यू सो मच। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं कोमा में चली गई थी। प्रिया ये सुनकर उससे अलग हुई और हैरानी के मारे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहने लगी, माय गॉड आकांक्षा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मगर आखिर कैसे, और इतने टाइम तक तुम्हारा ख्याल किसने रखा? आकांक्षा ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैं घर पर थी। वॉट, तू घर पर थी? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? अगर हाँ तो मैं अभी उनका मुंह तोड़ के आती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो वहां से जाने को हुई, आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और घूरते हुए कहने लगी, जरा बताना क्या इतनी दूर तुम पैदल चल के जाओगी? और वैसे भी इन सब बातों को छोड़ और मुझे ये बता कि इन 2 महीनों में कितना सिलेबस करवा दिया है? प्रिया उसकी पढ़ाई वाली बात सुनकर अपनी आंखें चूहे के जैसे छोटी करते हुए बोली, तू अभी कोमा से बाहर आई है और अभी से ही पढ़ाई की बातें कर रही है। चलो मैं तुम्हें अपनी एक नई दोस्त से मिलवाती हूँ जो कुछ दिन पहले ही इस कॉलेज में आई थी। कहते हुए प्रिया ने उस लड़की को इशारा किया जो उसकी जस्ट थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो लड़की प्रिया के पास आई। प्रिया ने उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, ये सुनैना है, ये कुछ दिन पहले ही अपनी क्लास में आई थी। आकांक्षा ने एक नज़र सुनैना को देखा जो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर उसने उसे कहाँ देखा था ये तो उसे भी याद नहीं आ रहा था। आकांक्षा जो अपनी चिन पर उंगलियां रख के नीची गर्दन किए सोच रही थी कि तभी प्रिया की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। ओह हेलो मैडम, किधर खो गई आप? प्रिया की आवाज़ सुनने के बाद आकांक्षा अपने होशो आवाज़ में वापस आए और सुनैना से हैंडशेक करते हुए एक स्माइल के साथ कहने लगी, हाय मेरा नाम आकांक्षा है, मगर ना जाने क्यों मगर आप काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ये सुनकर सुनैना की आंखें चौड़ाई हो गई। उसके दिल की धड़कनें भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। ओ नो, कहीं इसे मेरी असलियत के बारे में ना पता चल जाए वरना गड़बड़ हो जाएगी, खुद के मन में कहते हुए सुनैना ने आकांक्षा के साथ हैंडशेक किया और बोलने लगी, वो मेरी शक्ल कुछ मेरे भाई से मिलती है तो सभी लोग मुझे यही कहते रहते हैं कि आप काफ़ी जानी पहचानी लगती है। प्रिया ने ये सुनकर चौंकते हुए कहा, क्या आपका भाई सुपरस्टार है जिन्हें सब लोग जानते हैं? वैसे आपकी शक्ल अवनीश सिंघानिया से मिलती है, क्या तुम अवनीश की बहन हो? ये सवाल सुनकर सुनैना के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। उसने प्रिया को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही ही। मैं अवनीश की बहन भला कैसे हो सकती हूँ? वो कहाँ और मैं कहाँ? उद्धरण चिन्ह।
प्रिया और आकांक्षा बस उसे देखते ही रह गए। वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। जल्द ही आकांक्षा की उससे दोस्ती हो गई और वो तीनों आपस में काफी ज्यादा घुल मिल भी गई। आकांक्षा को सच में सुनैना का नेचर काफी ज्यादा पसंद आया था। वो सच में काफी ज्यादा काइंड थी। ना जाने क्यों मगर आकांक्षा को सुनैना से एक अपनेपन का भी एहसास हो रहा था। रात का वक्त था और आकांक्षा बार में गई हुई थी। वो इक्वेटर की जॉब करती थी ताकि उसे रहने के लिए कुछ पैसे मिल सके। हालांकि उसने अपनी पिछली लाइफ में इस जॉब को 5 दिन से ज्यादा समय तक नहीं किया था। जॉब लगने के 5 दिन बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। वो उस कार एक्सीडेंट के बाद ऐसी जॉब्स को दोबारा नहीं करने वाली थी। पहला कारण ये था कि बार में आने वाले लड़के हमेशा उसे ही ताड़ते रहते थे और उसे उनके साथ बेड पे सोने के बदले कुछ पैसों का ऑफर भी दिया करते थे। मगर आकांक्षा उन सभी को इग्नोर कर अपना काम किया करती थी। मगर उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। एक रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी आकांक्षा एक एक पैसे के लिए तरस रही थी। उसे अपनी किस्मत रोना आ रहा था। उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जिसके सीने में वो अपना सर छुपाकर रोए और वो सहारा उसे थाम ले। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर उसकी गलती क्या था जो उसके सगे माँ बाप भी उससे प्यार नहीं किया करते थे। खैर वो अब किसी से उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसने कैसे भी करके बार के मैनेजर को मना लिया था और मैनेजर ने हाँ भी कह दिया था। तभी काउंटर पर खड़े रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा को ऑर्डर देते हुए, तुम्हें इस ड्रिंक से भरी प्लेट को लेफ्ट साइड बैठे उस लड़के को देना है। आकांक्षा ने ट्रे को अपने हाथ में पकड़ा और उस दिशा की ओर देखने लगी जहां वो रिसेप्शनिस्ट इशारा कर रहा था। उसे बस उस लड़के की पीठ दिखाई दे रही थी। वो लड़का सोफे पे किसी महाराजा की तरह बैठा हुआ था। आकांक्षा वहां गई और उस ड्रिंक की प्लेट को टेबल पे रख दिया। मगर जैसे ही आकांक्षा ने अपना सर ऊपर कर उस लड़के को देखा तो उसके हाथ से वो खाली ट्रे छुटकर नीचे गिर गई। उसके पैर उस लड़के का चेहरा देखकर कांपने लगे थे। उस लड़के की गहरी काली, नशे से भरी कोल्ड आंखें एकटक डरी हुई आकांक्षा को ही देखे जा रही थी। मगर तभी उस लड़के ने आकांक्षा की गहरी काली आंखों में देखा तो उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अक्षय था, अक्षय ओबरॉय। जी हाँ, वही अक्षय ओबरॉय जिसके घर में घुसकर आकांक्षा ने उस बेशकीमती डायमंड को चोरी किया था। आकांक्षा इस बात से नहीं कर रही थी कि अक्षय उसे डायमंड चोरी करने के अपराध में उसे सजा देगा, बल्कि वो इसलिए कांप रही थी क्योंकि अक्षय उसे शुरू से ही डरवाना और खतरनाक लगता था। और लगेगा भी क्यों नहीं। उसके आसपास एक कोल्ड ऑरा जो मंडराता रहता था, जो किसी को भी डरा सकता था। आकांक्षा इतने टाइम बाद यंग अक्षय को देख रही थी। वो जब भी अक्षय को देखती तो उसे डर लगता था, और आज भी अचानक से एक शैतान को अपने सामने बैठे देख उसे डर लगना भी जायज था। ओह गॉड, ये शैतान यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इन मुझे पहचान ना ले। आकांक्षा डरी सहमी सी अक्षय को देखते हुए खुद से कही जा रही थी। आकांक्षा ने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल किया और कांपती हुई आवाज में कहा, सर 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 योर ड्रिंक। कहते हुए वो जैसे ही जाने को पीछे मुड़ी कि तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज आई, रुको। आकांक्षा का ब्रैनन उस डीप और कोल्ड वॉइस को सुनकर वही सुन्न हो गया था। वो डर के मारे पीछे पलटी और उसने देखा कि अक्षय अपने एक पर पे एक पैर धरे और अपने एक हाथ की फिस्ट बनाकर अपने राइट साइड वाली गाल पे टिकाए कोल्ड नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ी हुई थी। आकांक्षा ने अपने मन में कहा, क्या इसने मुझे पहचान लिया है कि वो मास्क गर्ल में ही हूँ जो उसके घर चोरी करने आई थी? जी सर, आपको कुछ चाहिए? आकांक्षा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तभी अक्षय के पतले होंठ खुले और वो अपनी हूकी एंड डीप वॉइस में आकांक्षा से कहने लगा, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर आकांक्षा ही नहीं बल्कि वहां बैठे और लोग जो बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन आए थे वो सब भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़का किसी लड़की को अपने करीब आने पे मार या तड़पाकर छोड़ देता था वो किसी लड़की को चाहने की बात कर रहा है। आकांक्षा ने ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहा, सर मैं कुछ समझी नहीं। अक्षय ने ये सुनकर एक तिरछी नजर आकांक्षा को देखा और अपने होठों को तिरछा करते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अभी समझाता हूँ। कहते हुए अक्षय सोफे से खड़ा हो गया। आकांक्षा ने अपने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी। उसके कदम अपने आप ही पीछे होने लगे थे। वो पीछे हटते वक्त भी कांप रही थी। डर के मारे उसकी आंखों से हल्के आंसू झलक रहे थे जिसके कारण उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल हो गए थे। आकांक्षा जैसे ही वहां से भागने को मुड़ी कि तभी उसको पीछे से किसी ने पुश किया और उसकी पीठ उसके सीने से जा लगी। आकांक्षा वहां से भाग जाना चाहती थी मगर उसने ये फील किया कि किसी ने अपने कठोर हाथों से उसकी कमर और पेट को पकड़ा हुआ है।
तभी आकांक्षा के कानों में अक्षय की ठंडी आवाज आई, भागने की कोशिश भी मत करना वरना मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करूंगा। मगर आकांक्षा ने अक्षय की एक ना सुनी और वो उसका हाथ साइड में झटकते हुए जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी कि तभी अक्षय ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ आकांक्षा को अपनी तरफ किया और बिना 1 सेकंड की भी देरी किए उसे अपने कंधे पे उठा लिया। ओह नो, मर गई रे। अगर इस शैतान ने मुझे फिर से किडनैप कर लिया तो मेरे पुनर्जन्म का क्या मतलब रह जाएगा। ऐसे तो हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो जाएगी। गॉड, मुझे इस शैतान से बदला लेना है। मैं इसके साथ डिट्टो वही करूंगी जैसा इसने मेरे साथ मेरी पिछली लाइफ में किया था, खुद से कहते हुए आकांक्षा अक्षय की पीठ पर जोर जोर से मुंह के मारते हुए कहने लगी, हे छोड़ो मुझे राक्षस कहीं के। तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मगर अक्षय ने उसकी धमकी को इग्नोर किया और बार से बाहर जाने लगा। उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सुमीत, जो कि अक्षय का असिस्टेंट था, वो शौक था कि जिस लड़के को किसी लड़की के टच हो जाने से भी इतनी ज्यादा नफरत महसूस होती थी वो आज खुद किसी लड़की को उठा के उसे ले जा रहा है और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। एक पल के लिए तो सुमीत के दिमाग में ये आया कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे बॉस पिछले 2 महीने से ढूंढ रहे हैं। बार में मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी को वो इस लड़की को इस शैतान से जाकर छुड़वा सके। आकांक्षा, जो नॉनस्टॉप अक्षय को मारे जा रही थी, वो अब थक गई थी। तभी अक्षय ने बार से बाहर आकर के कार के पिछले डोर को ओपन किया और आकांक्षा को सीधा बैकसीट पे पटक दिया और आकांक्षा के उठने से पहले ही वो खुद उसके ऊपर आ गया। आकांक्षा ये देखकर घबरा गई। उसने अक्षय को धक्का देना शुरू कर दिया था मगर अक्षय ने उसके गोरे और नाजुक हाथों में अपने हाथ फंसाकर सीट से सटा दिया। आकांक्षा थक गई थी स्ट्रगल करते करते। वो अब अक्षय की बाहों में ही शांत हो गई थी और अपनी आंखें बंद करके लेट गई थी। ओपन योर आइज एंड लुक एट मी, अक्षय ने आकांक्षा की बंद आंखों को देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा। उसकी डीप एंड कोल्ड वॉइस सुनकर आकांक्षा डर के मारे अपनी बंद आंखों को जल्दी से खोलती है और अक्षय की गहरी काली आंखों में देखती है। इस वक्त अक्षय की आंखों में नशा और जुनून था। उसने आकांक्षा को आखिरकार ढूंढकर जीत को हासिल कर ही लिया था। अक्षय का चेहरा आकांक्षा के चेहरे के बिल्कुल नजदीक था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में वापस में घुल मिल रही थी। छी, कहते हुए आकांक्षा ने रोते हुए अपना चेहरे साइड में फैल लिया। अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशंस आकांक्षा के ऐसे जवाब को सुनकर बिल्कुल डार्क और भयानक हो गए थे। उसने एकदम से आकांक्षा के हाथों को छोड़ा और उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथों में पकड़कर सीधा किया। अक्षय ने आकांक्षा की डरी सहमी सी आंखों में देखा और फिर उसके चेहरे के एकदम नजदीक आकर अपने दांत पीसते हुए कहने लगा, नफरत हो रही है ना तुम्हें इस चेहरे से, मगर अब तुम्हें इस चेहरे को हर रोज देखने की आदत डालनी ही पड़ेगी। आकांक्षा ने अक्षय की आग से सुलगती हुई आंखों की ओर देखते हुए कहा, इसका मुझे रीजन दो कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। उसकी सवाल को सुन अक्षय ने अपने होठों को तिरछा किया और अपनी उसी कोल्ड ट्यून में कहने लगा, तुम पूछ रही हो क्या है, इतनी भोली मत बनो। आकांक्षा, जिसे अब अपने चेहरे में दर्द महसूस होने लगा था, वो अक्षय से रोते हुए बोली, बताओगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। उद्धरण चिन्ह। फिर से वही बात सुनकर अक्षय की वो डेविल स्माइल अब और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने कहा, अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें 3 गलतियां की है। तुम्हारी पहली गलती ये कि तुम मेरे ही रूम में घुसकर मेरे साथ तुमने 1 नाइट स्टैंड किया। तुम्हारी दूसरी गलती ये कि तुम मेरे साथ रात गुजारने के बाद भाग गई थी। तुम्हारी तीसरी गलती ये थी कि तुमने मेरी ही बिल्डिंग में आकर मेरे ही घर के बरसों पुराने खानदानी हीरे को चोरी किया। खैर, गलती थी तुमने की है, अब इन गलतियों की सजा भी तुम ही भुगतोगी। आकांक्षा ने इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कौन सा 1 नाइट स्टैंड, कौन सा हीरा मैंने अब चोरी किया। मैं तो बस एक मामूली सी वेटर हूँ। आकांक्षा ये सब बोल ही रही थी कि तब तक ड्राइवर और सुमीत भी वहां पर आ चुके थे। अक्षय ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से कार को स्टार्ट करो। वो दोनों डर के मारे कार में बैठ जाते हैं। अक्षय आकांक्षा के ऊपर से उठता है और कार का डोर अच्छे से लॉक करके बैठ जाता है। उसने आकांक्षा को घुरकर देखा है और उसके हाथों की कलाई पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर कहने लगा, लगता है तुम्हारी याददाश्त सच में काफी कमजोर है या फिर तुम्हारा ये रोज का नाटक है। आकांक्षा ये सुनकर गुस्से से अपनी आईब्रोज को आपस में सिकोड़ते हुए बोली, ओह हेलो मिस्टर, डोंट डेयर टू टॉक मी लाइक दिस। मैं आपको जानती तक भी नहीं हूँ और आप मुझे बेवजह किडनैप करके ले जा रहे हैं। छोड़िए मुझे जाने दीजिए प्लीज।
अक्षय उसकी ये बात सुन अपनी आंखों में आग लिए गुस्से से कहता है, ओह रियली तुम मुझे सच में नहीं जानती। आकांक्षा अपनी पलकें नीचे कर कहती है, नहीं जानती मैं आपको। अक्षय जो गुस्सा आ जाता है और वो उसने दोनों हाथा की कलाई को अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से उसकी चिन को पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर करता है। आकांक्षा अपनी गर्दन ऊपर किए उसकी आंखों में देखती है। अक्षय की आंखें इस वक्त लाल थी। अक्षय आकांक्षा के मुंह से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। ये देखकर आकांक्षा का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस वजह से नहीं कि उसके चेहरे के ऊपर अक्षय का परफेक्ट चेहरे था, बल्कि इस वजह से कि उस चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखें एकदम डार्क और लाल हो गई थी। अक्षय अपनी आंखें छोटी करते हुए सुमीत से कहता है, सुमीत वो मास्क दो मुझे। सुमीत जो पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था वो जल्दी से उस मास्क को दे देता है जो अक्षय पिछले 2 महीने से अपने पास रख रहा था। उस येलो कलर के ग्लिटर से चमचमाते आई मास्क को देखते ही आकांक्षा की आंखों में पकड़े जाने का डर छा गया था। ये वही मास्क था जिसको उसने अपनी आंखों पे अक्षय के मेंशन की उस पार्टी में पहना था, मगर भागते टाइम वो मास्क वही कहीं गिर गया था। आकांक्षा के ऐसे फेस रिएक्शन को देख अक्षय के होठों पे एक डेविल स्माइल आ गई। बेहद भयानक थी वो स्माइल। अक्षय उस मास्क को जैसे ही आकांक्षा को पहनाने वाला था कि तभी आकांक्षा ने अपना चेहरा साइड में फेर लिया। ये देखकर तो अक्षय की वो डेविल स्माइल अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने रुटलेस होकर पीछे से आकांक्षा की गर्दन समेत उसके बालों को पकड़ा और वो आई मास्क बिना देरी किए उसे पहना दिया। आकांक्षा अक्षय को दूर धक्का देकर उस मास्क को जल्दी से अपने फेस से उतारने ही वाली थी कि तभी अक्षय ने उसके हाथों को कलाइयों को अपने दोनों स्ट्रांग हाथों से पकड़ लिया और उसकी बैक के साथ साथ उन हाथों को भी कार के दरवाजे से सटा दिया। वो झटपटाती हुई आकांक्षा को देखे जा रहा था जो उसकी गिरपत से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, मगर उसका ये प्रयास अक्षय जैसे स्ट्रांग इंसान से आगे व्यर्थ था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आकांक्षा शांत हो गई। अक्षय अपनी कोल्ड वॉइस में आकांक्षा का इनोसेंट चेहरा और बंद आंखें देखते हुए कहा, ओपन योर आइज। अक्षय की बात सुनने के बाद भी आकांक्षा अपनी आंखों को ओपन भी नहीं करती है। इससे झुंझला कर अक्षय गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरे हाथों अपनी इन प्यारी आंखों की बलि चाहती हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी कर दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी आंखें बंद करने का? मैं अब तुम्हारी इन आंखों को हमेशा हमेशा के लिए ही बंद कर दूंगा। आकांक्षा जैसे ही अक्षय की इस धमकी को सुनती है वो चीखते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अक्षय जैसे ही आकांक्षा को उस आई मास्क में खुली हुई आंखों के साथ देखता है तो वो अपने होठों को तिरछा करते हुए कहता है, लग रही हो ना अब असली लुटेरों की रानी। अक्षय की ये बात सुनकर आकांक्षा घबराते हुए कहती है, कौन लुटेरी? मैं कोई लुटेरी नहीं हूँ। अगर मैं लुटेरी होती तो किसी बार में वेटर की जॉब थोड़ी ना करती। जरा अब तुम ही सोच के बताओ कि अगर मैं कोई लुटेरी होती तो मैं बार में जॉब करने के बजाय किसी बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रही होती। अपनी बात खत्म करने के बाद आकांक्षा ने एक तिरछी नजर अक्षय को देखा जो एकटक उसे ही देख रहा था। आकांक्षा जानबूझकर अक्षय को ये सब सोचने पर मजबूर करने लगी। आखिर अब वो करती भी क्या? उसको इन सब बातों का सहारा लेकर खुद को बचाना ही था। उसके पास इन सब के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। आकांक्षा ने अक्षय को ऐसे खोया हुआ देख अपने चेहरे से तुरंत उस मास्क को उतार कर साइड में फेंक दिया और खांसते हुए कहने लगी, तुम मानो या मानो मगर यही सच है। शायद तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो लड़की कहीं दूर भाग गई होगी। तुम्हें अपनी एनर्जी को उस लड़की को ढूंढने में वेस्ट करना चाहिए, ना कि मुझे किडनैप करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। अक्षय कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपने होठों के कोने को तिरछा कर अपने सामने बैठी पागल लड़की को बिना पलके झपकाए देख रहा था जो उससे बचने के लिए तरह तरह के बहाने मार रही थी। अक्षय ने अपनी लंबी पतली उंगली को अक्षय की ओर पॉइंट किया और अपनी नर्म आवाज में कहने लगी, अब मुझे चुपचाप मेरे हॉस्टल ड्रॉप कर दो। मुझे कल कॉलेज में भी जाना है। तुम्हें तो पढ़ाई करनी है नहीं और मुझे अपना पेंडिंग होमवर्क भी कंप्लीट करना है। कहते हुए आकांक्षा ने एक नज़र अक्षय की ओर देखा जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसे गुस्से में देख आकांक्षा डर के मारे पीछे हट गई और अपनी बैग को कार की डोर से सटाकर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है, मेरे हॉस्टल ड्रॉप करने के बदले में मैं तुम्हें कार का किराया भी दे दूंगी और पुलिस से ये भी नहीं कहूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया है। जैसे जैसे आकांक्षा बोलती जा रही थी अक्षय की आईब्रोज आपस में सिकुड़ती जा रही थी। आकांक्षा अपने आप को एक नॉर्मल और इनोसेंट लड़की दिखाकर यहाँ से भाग जाने की प्लानिंग कर रही थी। अगर वो इस वक्त डर जाती तो वो पकड़ी जाती। इसलिए आकांक्षा ने खांसते हुए कहा, ऐसे मत देखो,
मैं तुमसे नहीं डरती। अब जल्दी से मुझे हॉस्टल। आकांक्षा इतना ही बोल पाई थी कि तभी वो अपने ऊपर किसी की आंखों की गर्मी महसूस कर अक्षय की ओर देखती है, जिसका चेहरा आग की भट्टी की तरह सुलग रहा था। आकांक्षा ये देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें के पीछे हटने लग जाती है। आकांक्षा डरते हुए खुद से कहती है, बाप रे, ये शैतान तो अब भी मुझे उतना ही भयानक लग रहा ही जितना पहले लगा करता था। चाहे जो भी हो, मुझे दोबारा इस शैतान की कैद में नहीं जाना है। अपने मन में ये सब कहते हुए आकांक्षा ने अपने गले में अटके हुए स्लाइवा को गले से नीचे उतारा और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, सर क्या आप बीमार हैं? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ड्राइवर अंकल, गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाइए। आगे बैठे ड्राइवर और सुमीत की तो कार का सी ऑन होने के बावजूद भी पसीने छूट रहे थे। ये पागल लड़की सच में मरना चाहती है। आखिर क्यों ये इस शैतान को जगा रही है? सुमीत ने एक नज़र गुस्से से आकांक्षा को मिरर में देखा। आकांक्षा को अब अक्षय के ऐसे शांत बिहेवियर से इरिटेशन होने लगी थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो अक्षय की गाल को छूकर उसके टेम्परेचर को चेक कर सके। उसने जैसे ही अक्षय की एक गाल को हल्का सा टच किया, उसे अपने हाथों में गर्मी महसूस हुई। उसने तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लिया। यू आर सो हॉट, आकांक्षा ने चिढ़ते हुए कहा, मगर अगले ही पल उस अपने कहे हुए शब्दों पे काफी पछतावा हुआ। उसने डरते हुए एक नज़र अक्षय को देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। आकांक्षा ये देखकर कांपते हुए एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी, आई मीन इस वक्त तुम गुस्से में काफी ज्यादा हॉट लग रहे हो। ओह नो, फिर से गड़बड़ कर दी, बोलकर आकांक्षा अपना सर पकड़कर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई हॉट वॉट नहीं हो। वो तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई था ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया था। आकांक्षा की चीख सुनकर कार में एक पल शांति सी छा गई, लेकिन अगले ही पल कार में गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। आकांक्षा, जिसे अब अक्षय को ये सच बताने से कि उसका बॉडी टेम्परेचर हाई था इसलिए वो इतना हॉट लग रहा था, उसे अब राहत मिल रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी उसके कानों में एक सख्त आवाज पड़ती है, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों को सुन के तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें जाने दूंगा? इतनी आसानी से तो नहीं। आखिर ये सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम इन चिप ट्रिक्स को आजमा के मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी? आकांक्षा अब रोने की कगार पर थी। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो इस लड़के से इतना डरती क्यों है। उसने हाथ जोड़ते हुए रोने वाली आवाज के साथ कहा, देखिए सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी अभी कोमा से बाहर आई हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं किया मैंने कोई हीरा चोरी, नहीं किया मैंने आपके साथ वन नाइट स्टैंड, आप जाने दीजिए मुझे। कहते हुए आकांक्षा को वोमिटिंग सी फील होने लगी। उसे बचपन से ही कार और व्हीकल्स में सफ़र करने से बेहद नफरत थी, क्योंकि उसे इन सब में घुटन सी महसूस होती थी। आकांक्षा ने घुटन भरी ट्यून में विंडो के शीशे को खोलते हुए कहा, प्लीज कार को रोको, मुझे वोमिटिंग हो रही है। अक्षय ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसे लगा कि शायद वो कोई नाटक कर रही ही ताकि वो यहाँ से भाग सके। उसने अगले ही पल आकांक्षा की गर्दन पकड़ उसके फेस को अपने पास किया और दांत पीसते हुए कहने लगा, कितने बहाने मार लो मगर तुम यहाँ से भाग। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसने अपनी शर्ट की तरफ देखा जो वोमिटिंग से भर चुकी थी। आकांक्षा ने सच में अक्षय के कपड़ों पे वोमिटिंग कर दी थी। ये देख तो सुमीत और ड्राइवर के डर के मारे पसीने आने शुरू हो गए थे, क्योंकि अक्षय जैसे शैतान को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे धूल और गंदगी के हर छोटे पार्टिकल से सख्त नफरत थी। उसे AOCD पेशेंट कहना गलत नहीं होगा। अगर गलती से भी उसे अपने आसपास ऐसी चीज दिख जाती तो वो उस इंसान को भी सजा देता था जिसने ये सब किया है। और यहाँ तो आकांक्षा ने अक्षय पे सीधा उल्टी कर दी थी। अक्षय ने अपनी लाल आंखों से आकांक्षा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा और दांत पीसते हुए कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर उल्टी की, अक्षय ओबरॉय के ऊपर। आकांक्षा जो अपना होश अब खोती जा रही थी, वो मन ही मन अक्षय को 1000 गालियां दे रही थी। शैतान, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे खिंचकर अपने सीने से लगाओ? तब तो और अपनी मर्जी चलाओ। भूख तो अब खुद से कहती हुई आकांक्षा की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। अक्षय उसे सोता हुआ देख उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, मुझे प्रोबलम में डाल के खुद जान की नींद सो रही है। होश में तो आओ, तुमसे इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। फिर अपने खराब कपड़ों की ओर देखते हुए कहता है, यक, मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। कहते हुए वो अपने ब्लेजर और शर्ट को निकाल फेंकता है। उसे पहले से थोड़ा बेहतर फील हो रहा था। उसने एक नज़र गुस्से से आकांक्षा की ओर देखा और पास पड़ी वाटर बॉटल और रुमाल से उसके मुंह को साफ करने लगा।
सुमीत और ड्राइवर दोनों ही आश्चर्य में थे कि उनका अरोगेंट बॉस, जो खुद के सिवाय ना किसी से प्यार और परवाह किया करता था, वो आज एक लड़की के फेस साफ कर रहा है। मगर ये बात तो सिर्फ अक्षय ही जानता था कि उसे आकांक्षा के फेस पे लगी वो मीटिंग उसके डी लेवल को बढ़ा रही है। कुछ देर बाद आकांक्षा को अच्छे से साफ करने से अक्षय को एक राहत की सांस मिली। अक्षय ने तिरछी नज़र से आकांक्षा को देखा, जो कार में सोने की कोशिश कर रही थी, मगर वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अक्षय को ना जाने क्या हुआ, उसने आकांक्षा के दोनों शोल्डर्स को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। यूं अचानक से खींचे जाने की वजह से आकांक्षा सीधा अक्षय के चौड़े सीने से जा लगी। आकांक्षा की गर्म सांसें अक्षय की शर्टलेस चेस्ट पे पड़ रही थी, जो अक्षय को एक अलग सा ही एहसास करवा रही थी। अक्षय ने एक नज़र घूर के आकांक्षा को देखा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह खुद को सिकुड़कर उसकी बाहों में सो रही थी। क्या ये मासूम सी दिखने वाली लड़की सच में रॉबरी कर सकती है? छोटा हो, अक्षय ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। कुछ देर बाद अक्षय की कार एक बड़े से मैंशन के अंदर आकर के रुकी। उसके आगे पीछे और भी काफ़ी सारी कारें थी जो अक्षय को प्रोटेक्ट कर रही थी। अक्षय जल्दी से आकांक्षा को अपनी बाहों में उठा के उसके रूम तक ले जाता है, जिसको खास आकांक्षा के लिए ही ना जाने कब से तैयार करके रखा हुआ था। टू बी कंटिन्यूड।